हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अन अकेडमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत आप सभी का हमारे अन अकेडमी परिवार पर। उम्मीद आपकी खुशहाली की और मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों की पढ़ाई जमकर चल रही होगी। और मैं जो पढ़ाई करवाने की कोशिश कर रहा हूं ना, आप लोगों को फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करके, उम्मीद मेरी कोशिश कामयाब हो रही होगी। सो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों के फुल डिमांड पर कि हमें निखिल सर से सॉइल मैकेनिक्स पढ़नी है, उसी डिमांड को पूरा करने के लिए यहां इसी प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी की स्पॉन्सरशिप के अंडर सॉइल मैकेनिक्स के टोटल फ्री लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसी तरह का कंटेंट आप लोगों को जो मैं दे चुका हूं पहले, सर्वेइंग इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग प्लस अब सॉइल मैकेनिक्स, इसी तरह का कंटेंट मुझसे पढ़ने के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो करो, निखिल गोयल सर्च करो, ताकि मेरी फ्री क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहे। और मेरे प्यारे बच्चे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के समक्ष जितने भी हम फ्री लेक्चर लेते रहेंगे वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आपको पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है, आज मैं आप लोगों के लिए सॉइल मैकेनिक्स लेकर आया हूं। तो सॉइल मैकेनिक्स के सेशन में क्या पढ़ाने वाला हूं, बाद की बात है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी के लिए ना अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर चुका हूं। अगर कोई बच्चा मेरे प्लस कोर्स में जुड़कर मुझसे अपनी सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता है, अपने थ्योरी के कंसेप्ट को बूस्टअप करना चाहता है, प्लस अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकल से रिलेट करना सीखना चाहता है, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरे प्लस कोर्स से जुड़ सकता है। ये मेरा कोड है एनजी लाइव। इस कोड के साथ आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी तो करवाई ही जाती है, प्लस आपको सिविल इंजीनियरिंग सिखाई भी जाती है। मेरा पूरा एम रहता है कि जो भी बच्चा मेरी गाइडेंस में आए, मैं उस बच्चे को फुल ट्रेन करके भेजूं, ताकि फ्यूचर में जिस भी डिपार्टमेंट में उनकी जॉब लगती है वहां पर अपने रिस्पेक्ट गेन कर सके। सिंपल सी बात है, देखिए, जितना ज्यादा काम आता होगा उतनी ज्यादा इज्जत बनेगी। ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना है आप लोगों को एनजी लाइव। अच्छा, इसका एक छोटा सा बेनिफिट और आता है कि जब आप लोग इस कोड को अप्लाई करते हैं ना, चाहे आप किसी भी एग्जाम में अप्लाई करो, आपको 10% का डिस्काउंट अवेल होता है ओवरऑल कॉस्ट पर। तो कोड क्या है? एनजी लाइव कोड है। नाउ मेरे प्यारे बच्चे, कौन कौन से कोर्सेज है जिसमें ये कोड अप्लाई किया जा सकता है? सर, अनअकैडमी पर ना 32 प्लस कोर्सेज की तैयारी करवाई जाती है टॉप एडुकेटर द्वारा। तो 32 प्लस कोर्सेज में आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं, एनजी लाइव कोड को 10% डिस्काउंट को अवेल करने के लिए। कोई आपका भाई बंधु, कोई आपका दोस्त पढ़ाई करना चाहता है, तैयारी करना चाहता है और एक ऑफिसर बनना चाहता है, तो वो अनअकैडमी पर आ सकता है। इंडिया के बेहतरीन एडुकेटर अनअकैडमी पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं भी पढ़ा रहा हूं। मेरा कोड है एनजी लाइव, निखिल गोयल लाइव, एनजी लाइव। याद रखना है आप लोगों को। जब आप पेमेंट करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चे, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुलता है। तो जब आप इस तरह के पेज को देखेंगे तो यहां एक ऑप्शन आता है हैव अ रेफरल कोड का। जब आप यहां पर एनजी लाइव पुट करेंगे, जैसे पुट करेंगे मुस्कुराइएगा, चेहरे पर एक मुस्कुराहट अच्छी लगती है, सुंदरता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि 10% का डिस्काउंट मिलता है। सर, एक साल की कॉस्ट 5400 रुपए पड़ती है। 5400 में क्या क्या मिलता है? सर, सब कुछ मिलता है जो तैयारी करने के लिए जरूरत होती है, कॉपी पेन को छोड़ के। कॉपी पेन के लिए पैसा मिलता है 10% ऑफ का। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, एनजी लाइव कोड की महत्वता क्या है कि ये आपको लाइव लेक्चर देगा, लाइव डाउट सेशन देगा, हर क्लास की पीडीएफ देगा, प्लस लास्ट मिनट रिवीजन की स्ट्रेटजी भी देगा। मतलब आपका जिस दिन एग्जाम है उस दिन के लास्ट मिनट तक भी आप अपने टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो। फ्री टेस्ट सीरीज भी देता है। ये सब कुछ जो भी आप लोगों को तैयारी करने के लिए जरूरत होती है, वो सब कुछ आपको इस एनजी लाइव कोड से मिलता है। याद रखिए, एनजी लाइव कोड बेहतरीन कोड है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब बात आती है कि सॉइल मैकेनिक्स के सेशन में आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया जाएगा। 15 से 20 लेक्चर की कोशिश करूंगा कि पूरी सॉइल मैकेनिक्स कंप्लीट कर दूं। और एक बात और, ये पेड कंटेंट है। पेड कंटेंट इन द सेंस, मैं अपने पेड वाले स्टूडेंट्स को इस एनर्जी से पढ़ाता हूं, इतने ढंग से पढ़ाता हूं। तो मेरी गुजारिश आप सभी से, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, हर दोस्त तक वीडियो को पहुंचाना, क्योंकि मैं चाहता हूं देश में उन बच्चों तक वीडियो पहुंचे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते।
तो आप लोग मेरी मदद करिए इस छोटी सी चीज में और मैं आपकी मदद करूंगा आपकी तैयारी में। इसी तरह मदद करने से दोनों की गाड़ी आगे चलेगी और देश का भला होगा, बिकॉज देश है तो हमें, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सॉइल मैकेनिक्स के सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम अपनी पढ़ाई को उम्दा तरीके से करते हैं। यहाँ पर सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते थे। मैंने आपको बताया था कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो है ये दो तरीके से करी जाती है। एक होता है आप लोगों का पिपेट और एक होता है आप लोगों का हाइड्रोमीटर। ये मैंने आप लोगों को समझाया था। तो आज मैं आप लोगों को हाइड्रोमीटर एनालिसिस पढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सैंपल ऑफ कैसे प्रिपेयर करते हो। प्रिपरेशन ऑफ सैंपल, जो भी आपका सॉइल का सस्पेंशन बनता है उसकी प्रिपरेशन कैसे करी जाती है। लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला नहीं बताया रोहित, या तो बता दूंगा, थोड़ा सा सब्र करेंगे। होता क्या है कि आप लोग 12 से 30 ग्राम सॉइल लेते हो और उस 12 से 30 ग्राम सॉइल को 1 लीटर पानी में मिला देते हो। ठीक है, उसके बाद प्यारे दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर उसका 33 ग्राम, उसमें 33 ग्राम सोडियम हेक्सामीटा फॉस्फेट, इस इंपॉर्टेंट शब्द को याद रखना, सोडियम हेक्सामीटा फॉस्फेट मिलाते हो। और ये सोडियम हेक्सामीटा फॉस्फेट क्या है, एक तरह का डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट है। मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि ये क्या है, ये एक डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट है। और इस डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट में करते क्या हो, इसी में आप लोग, ये फर्स्ट स्टेप है आपका और ये सेकंड स्टेप है, इसी में आप लोग सोडियम कार्बोनेट भी मिलाते हो, Na2CO3 और 1 लीटर पानी। ठीक है, उसके बाद प्यारे दोस्तों करते क्या हो, इसी सॉल्यूशन में आप क्या करते हो, जो भी आपका ये सॉल्यूशन था, सॉइल का सॉल्यूशन ये आपका बना था यहाँ पर पहले वाला, सॉइल के सॉल्यूशन के अंदर इसका 7 ग्राम ऑफ सेकेंड लिख रहा हूं, मतलब पहले वाला सॉइल का सॉल्यूशन के अंदर 7 ग्राम सेकेंड का मिलाया तो जाकर आपका क्या होता है, यहाँ पर प्यारे दोस्तों सॉइल का सस्पेंशन तैयार होता है। इको प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या बनता है वो चीज आप याद रखना। यहाँ पर डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट का कितना वजन लेते हो, 33 ग्राम, और 7 ग्राम क्या लिया जाता है, यहाँ पर 7 ग्राम लिया जाता है। बफरिंग कैसे हो रहा है, चले अभी बात आती है यहां से लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं दोबारा से एक बार इसको जल्दी से रिपीट कर देता हूं कि हम लोग जो भी सस्पेंशन क्रिएट करते हैं वो सस्पेंशन कैसे क्रिएट करते हैं, दिव्या सुन लेंगे ध्यान से। 12 से 30 ग्राम मिट्टी ली और उसको पानी में मिलाया, आपने एक सॉइल का सॉल्यूशन बना लिया, लेकिन आपको वहां पर डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट भी मिलाने की जरूरत होती है। तो डीफ्लोकुलेटिंग एजेंट कैसे मिलाते हैं, 33 ग्राम सोडियम हेक्सामीटा फॉस्फेट और उसके अंदर 7 ग्राम सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं, उसको 1 लीटर पानी में मिला लेते हैं और उस सॉल्यूशन का 7 ml या फिर 7 ग्राम आप कलेक्ट करते हो और अपने सॉइल के सॉल्यूशन के अंदर मिला देते हो। तो बाद में जो आपको मिलता है वो आपका सॉइल का सस्पेंशन होता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। ठीक है, आगे की बात आती है कि आपका हाइड्रोमीटर एनालिसिस क्या करता है। देखिए, हाइड्रोमीटर एनालिसिस की हेल्प से हम एक ही चीज निकालते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी कैसे निकालते हैं उसको समझेंगे। ये जो आप लोगों को यहाँ पर बल्ब दिख रहा है, ये क्या है, अभी बात को समझना, हाइड्रोमीटर की रीडिंग कैसे वेरी करती है। जैसे मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते रहते हो, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते रहते हो, आपकी रीडिंग डिक्रीज होती रहती है। रीडिंग यहाँ पर क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। जैसे ऊपर 5, नीचे 10, 15, 20, यानी नीचे की तरफ रीडिंग इंक्रीज होती है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। आपने क्या करा, अपना सस्पेंशन लिया और उस सस्पेंशन का यहां से आप एक रीडिंग कलेक्ट कर लेते हो। हाइड्रोमीटर पर जो भी रीडिंग सॉल्व करता है सस्पेंशन आपका, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि एसएससी में आप लोगों का बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आता, बस जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा इससे रिलेटेड कि आपने हाइड्रोमीटर में क्या करा, सस्पेंशन क्रिएट करा और हाइड्रोमीटर को जब आप सस्पेंशन में डालते हो तो वो किस रीडिंग तक, यहां पर आप देखेंगे, मैं दूसरे कलर से मैच कर देता हूं इसको। यहां पर आप देखेंगे ये आपके हाइड्रोमीटर की रीडिंग है सपोज, तो क्या है 10 रीडिंग आ रही है, यानी आर की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 10 आ रही है। क्लियर है। तो डेंसिटी आप कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 + R/100। सपोज मैंने कहा कि आर की वैल्यू आपकी 10 आई है, इफ R = 10
देन आपकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। इस तरह से डेंसिटी आपने निकाल ली। लेकिन हाइड्रोमीटर में आप क्या होता है, हाइड्रोमीटर में आप लोगों को कुछ करेक्शंस अप्लाई करनी पड़ती है। सबसे आपका टेम्परेचर करेक्शन, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस। बट अगर आपका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए, ये चीज याद रखना, अच्छी चीज है और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी। एसएससी के लिए खास इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बनता है, पूछ सकता है क्वेश्चन। दूसरा आप लोगों के लिए जो करेक्शन बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपको याद रखना है कि डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डेंसिटी आपकी कम हो जाती है और जब डेंसिटी कम होती है इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी ना, और जब आपको वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्यारे दोस्तों, सपोज मैं आपको कहता हूं यहां से इस चीज को क्लियर करना जो बता रहा हूं। सपोज मैंने कहा कि आपकी जो इनिशियल वॉल्यूम आनी थी फर्स्ट रीडिंग वो ये है और सेकंड रीडिंग जो आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर है वो ऊपर है। तो अभी आपने जब टेम्परेचर बढ़ाया तो रीडिंग ऊपर चली गई, इसका मतलब रीडिंग कम आ रही है। आपको करेक्शन करनी पड़ेगी तो आपको नीचे आना पड़ेगा। नीचे आने का मतलब आपको रीडिंग बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो यानी जब आप टेम्परेचर 27 से बड़ा रखते हो तो आपकी करेक्शन कैसी होती है यहाँ पर, आई विल से दैट करेक्शन विल बी पॉजिटिव इन द नेचर। लेकिन आप उल्टा अगर करो, सेकेंड केस बनता है, अगर आपका टेम्परेचर 27 से कम है तो ठंडा हो जाएगा यानी वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो फिर आपको ऊपर जाना पड़ेगा यानी करेक्शन क्या हो गई यहाँ पर, नेगेटिव। इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग इस चीज को ध्यान रखना। टेम्परेचर 27 से बड़ा तो पॉजिटिव और छोटा तो यहाँ भी नेगेटिव आती है। डिस्पर्जिंग एजेंट की मैं बात करता हूं तो क्या होता है, डिस्पर्जिंग एजेंट का मतलब होता है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप लोग कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिला रहे हो और जैसे ही एक्स्ट्रा मटेरियल मिलाते हो तो आपकी डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या है, वॉल्यूम कम हो रही है। आपने कोई एक्स्ट्रा मटेरियल मिलाया तो डेंसिटी बढ़ गई तो वॉल्यूम आपकी कम हो जाएगी, और जब वॉल्यूम आपकी कम हो गई तो आई कैन से दैट ना कि यहाँ पर आपकी रीडिंग नीचे की तरफ चली जाएगी। इसलिए आपको करेक्ट करने के लिए ऊपर आना पड़ेगा, और अगर ऊपर आओगे तो करेक्शन कैसी हुई यहाँ पर, नेगेटिव हुई। याद रखना। अगर मिनिस्कस की बात करते हैं तो देखो इसको समझकर चलना। सपोज ये आपका मिनिस्कस है। मिनिस्कस सबको पता होना चाहिए कि आपका लिक्विड एक कर्व्ड सरफेस बनाता है, उसको कहते हैं मिनिस्कस। मिनिस्कस पर जनरल रीडिंग आप कहां से लेते हो, मिनिस्कस पर आप जनरल रीडिंग नीचे से लेते हो, बट आपको पता है आपका मटेरियल कैसा है, आपका मटेरियल जो है वो ओपेक है। तो ओपेक होने के कारण आपको बेस नहीं दिख पाता, तो आप क्या करते हो, आप यहां से प्यारे दोस्तों इसकी रीडिंग ऊपर से ले लेते हो। इसकी रीडिंग ऊपर से ले रहे हो लेकिन असलियत में नीचे से लेनी होती है। क्लियर है? तो इसी कारण से अब ये जो है इतना गैप, ये क्या है, ये आपका एरर आ चुका है। और जब ये आपका एरर आ गया है यहाँ पर तो आई कैन से दैट ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, और जब नीचे आते तो आपकी रीडिंग बढ़ जाती है। यानी आई कैन से दैट, ये मेथड समझ आया ना, मैं लिखवा नहीं रहा, वैसे ही समझ लो कि आपको नीचे से रीडिंग लेनी होती है। हमेशा कहीं भी एक्सपेरिमेंट करो नीचे से, बेस से लेते हैं, लेकिन ओपेकनेस के कारण आप ऊपर से ही ले लेते हो, नीचे नहीं जा पाते। तो इतना एरर आ रहा है, आपको नीचे आना पड़ेगा। नीचे आने का मतलब क्या, आप वॉल्यूम को कम कर रहे हो यानी रीडिंग बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे करेक्शन कैसी हो जाती है, आपकी पॉजिटिव हो जाती है। तो ये करेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को याद रखना आप लोग कि टेम्परेचर के कारण अगर बड़ा है टेम्परेचर तो करेक्शन पॉजिटिव, कम है तो करेक्शन नेगेटिव। डिस्पर्सिंग एजेंट अगर डालते हैं तो करेक्शन नेगेटिव, और मिनिस्कस के कारण करेक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है। एसएससी में डायरेक्ट पूछे जाते हैं ये चीजें। क्लियर है? इंपॉर्टेंट। चलिए आगे की तरफ आते हैं। देखिए हमने कहा यहाँ पर कि आप लोगों ने अपनी सेडिमेंटेशन एनालिसिस करी, और मैंने आपको बताया था कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस की हेल्प से या फिर आप जो भी ड्राई एनालिसिस, कोर्स एनालिसिस करते हो, सीम एनालिसिस करते हो, ठीक है, मैं क्लियर लिखने की कोशिश करूंगा यहां से। आप इन दोनों की हेल्प से करते क्या हो, आप चाहे सेडिमेंटेशन एनालिसिस करो चाहे सीम एनालिसिस करो, इनकी हेल्प से आप पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो कि आपकी मिट्टी के अंदर कितने साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है ना। तो अभी बात आती है यहाँ पर, शहराज नहीं आए, आप क्या करते हो, मेरी इस बात को समझने की कोशिश करना
कि जब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन आप करते हो, अलग अलग साइज का पता लगाते हो अपनी मिट्टी के अंदर, तो आप यहां से 3 शब्द को निकालते हो। जगविंदर का स्वागत करते हैं। एक होता है D10, एक होता है D30 और एक होता है आपका D60। ठीक है, तो D10, D30 और D60 क्या होता है इसको समझकर चलना आप लोग। D10 का मतलब होता है कि आपकी मिट्टी के अंदर किसी पर्टिकुलर साइज से, कोई भी साइज है, कोई भी साइज हो सकता है, उस साइज से 10% मिट्टी जो है वो छोटी है, बाकी 90% बड़ी है। तो ये चीज याद रखना कि अभी क्या है, 10% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज। कोई भी साइज, वेदर इट इज 75 माइक्रोन्स, 4.75 mm, 60 माइक्रोन्स, कुछ भी, उससे 10% पार्टिकल छोटे हैं, बाकी के बड़े हैं। ऐसे ही D30 का मतलब होता है कि 30% पार्टिकल जो है ये छोटे हैं, बाकी के बड़े हैं। 60 का मतलब होता है 60% छोटे हैं, 40% बड़े हैं। ये D10, D30 और D60 ये क्या है? ये एक्चुअली में लेडीज एंड जेंटलमैन हम लोग स्टैंडर्ड साइज मान के चलते हैं। इन स्टैंडर्ड साइज के बेसिस पर हम अपनी मिट्टी की नेचर का पता लगाते हैं। हम अपनी मिट्टी के नेचर का पता लगाते हैं कि हमारी मिट्टी कैसी। ठीक है, चलिए अभी बात आती है एक्चुअल में ये 3 चीज पता लगी आपको। इन 3 चीजों के बेसिस पर हम 2 चीजें निकालते हैं। वन इज डिफाइंड एज द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट एंड द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय Cu एंड इट इज डिफाइंड एज D60 अपॉन D10। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर साल आपका इक्वेशन इससे बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि D60 बाई D10 का जो रेशियो होता है इसको कहते हैं Cu, दैट इज द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। और यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट आपको बताता क्या है, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल वर्जन समझाना चाहता हूँ। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? समान, एक जैसा। अगर आपकी मिट्टी के पार्टिकल बहुत सारी रेंजेस में प्रेजेंट हैं, तो मैं कहूंगा यूनिफॉर्म सॉइल है। भैया एक साइज से लेकर दूसरी साइज तक हर तरह का मिट्टी का पार्टिकल मिल रहा है, दैट इज द यूनिफॉर्मिटी। यानी मेरी बात को समझना, इट टेल्स मी अबाउट द रेंज ऑफ पार्टिकल्स, इट टेल्स मी अबाउट रेंज ऑफ पार्टिकल्स इन सॉइल। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखेंगे। अब कुछ एसएससी जेई खास बात बताना चाहता हूं जो पेपर में डायरेक्ट आते हैं, कि अगर आप लोग बात करते हो यहाँ पर ग्रेवल की, तो ग्रेवल के लिए आपका यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट की वैल्यू जो होती है ये 4 से बड़ी होती है, याद रखेंगे। अगर आप सैंड की बात करते हो तो आपकी यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट 6 से बड़ी होती है, ये बात भी याद रखेंगे। अगर पुअरली ग्रेडेड सॉइल की बात करता हूँ, पुअरली ग्रेडेड सॉइल की मैं बात करूंगा तो उसमें आपका Cu 10 से बड़ा हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड की बात करता हूँ, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, तो उसके लिए आपका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी लगभग 1 के बराबर होता है। आपको ये टेबल याद रखनी है, बिकॉज आपके लिए बहुत काम की बात आती है। ठीक है, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना यहां से मेरे प्यारे दोस्तों, कि अभी दूसरी टर्म आती है दैट इज नोन टू बी एज द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है, इट इज डिनोटेड बाय Cc। इसका फॉर्मूला होता है D30 का होल स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। ये फॉर्मूला है, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है फॉर्मूला बेसिस पर, तो आपको ये बातें क्लियर करनी है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी Cc की वैल्यू जो है ये 1 से लेकर 3 के बीच में लाई करती है हमेशा वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए। वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए 1 से 3 के बीच में लाई करेगी। अगर आपकी Cc की वैल्यू 1 से छोटी हो जाती है या फिर आपके Cc की वैल्यू 3 से बड़ी हो जाती है, बराबर नहीं कहूंगा, 3 से बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो उस मिट्टी को आप क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? उस मिट्टी को आप कहते हैं गैप ग्रेडेड सॉइल। अब इनका मतलब समझ के चलेंगे हम लोग। इस मिट्टी को बोला जाता है गैप ग्रेडेड सॉइल। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब इनका मतलब समझ कर चलते हैं। देखो आप लोगों के पास है यहाँ पर वेल ग्रेडेड, इनका शब्द का मतलब समझना इंपॉर्टेंट है ताकि आपको कंसेप्ट डीप में क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन भी करा दूंगा तो कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो वेल ग्रेडेड सॉइल का मतलब होता है ऑल रेंजेस आर प्रेजेंट, ऑल रेंजेस आर प्रेजेंट इन सॉइल। आपकी मिट्टी के अंदर सभी तरह की रेंज प्रेजेंट है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। दूसरा होता है
यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का मतलब होता है यहां पर लेडीज एंड जेंटलमैन, ओनली वन रेंज इज प्रेजेंट एंड अदर इज एब्सेंट। ओनली वन और टू रेंज, वन और टू रेंजेस आर प्रेजेंट, मतलब एक या दो ही साइज प्रेजेंट है, बाकी के एब्सेंट है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अदर कैसे हैं? अदर्स आर एब्सेंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक आती है तीसरी, पुअरली ग्रेडेड। पुअरली ग्रेडेड का मतलब आता है यहाँ पर प्यारे दोस्तों कि आप यहाँ पर कहोगे कि एक ही रेंज प्रेजेंट है, लेकिन बाकी वो भी बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट नहीं है। इस चीज का मतलब समझना, ओनली वन रेंज इज प्रेजेंट, ओनली वन रेंज इज प्रेजेंट, रेस्ट अदर्स आर एब्सेंट। अभी बात आती है कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड में फर्क क्या आया। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड की मैं बात करूं यहां से, तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड में एक या दो रेंज प्रेजेंट होती है, बाकी भी प्रेजेंट होती है, लगभग हल्की फुल्की रेंज में प्रेजेंट है। लेकिन पुअरली ग्रेडेड में एक ही प्रेजेंट है, बाकी सारी एब्सेंट है, यानी एक ही साइज है इसके अंदर, तो वो पुअरली ग्रेडेड है। चौथा आता है गैप ग्रेडेड। गैप ग्रेडेड का मतलब होता है यहाँ पर कि आपकी जो मिट्टी है उसके अंदर काफी सारी रेंज, सपोज मैंने कहा वन रेंज इज प्रेजेंट, वन इज प्रेजेंट, अदर इज एब्सेंट। अभी कंफ्यूजन है। देन सम अदर इज प्रेजेंट, देन शब्दों पर गौर फरमाना, लिखना नहीं आ रहा लेकिन समझाऊंगा। सम अदर इज प्रेजेंट, रेस्ट एब्सेंट। मैंने कहा यहां पर समझने की कोशिश करना। सपोज मैंने कहा एक रेंज है आपके पास और ये रेंज कुछ इस तरीके से है। यहां पर आपकी 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। तो मैंने कहा 1 प्रेजेंट है, 2 और 3 एब्सेंट है, लेकिन 4 फिर प्रेजेंट है, तो बीच में गैप आ गया, तो दैट इज नोन टू बी एज द गैप ग्रेडेड। ये प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है, फिर प्रेजेंट है, तो ये गैप आ गया, इसको कहते हैं गैप ग्रेडेड। ठीक है, आपको ये चीज समझकर चलनी, क्लियर है। चलो अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवा देता हूं जो आपके एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये मैं लिखवा चुका हूं, तो आप लोग इसको क्लियर करके चलना। अभी एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनता है आप लोगों का कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल जो होती है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल जो होती है, इसकी आपकी मिनिमम स्ट्रेंथ होती है और मिनिमम स्टेबिलिटी होती है। इस सॉइल की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, तो आई कैन से दैट दिस इज नॉट यूज्ड इन इंजीनियरिंग पर्पस। आप इंजीनियरिंग पर्पस के लिए इस मिट्टी का यूज बहुत कम करते हैं, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। वेल ग्रेडेड सॉइल की मैं बात करूं यहां से, इसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है और स्टेबिलिटी होती है, यानी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी किस मिट्टी में होती है? वेल ग्रेडेड सॉइल के अंदर। सो इंजीनियरिंग पर्पस के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी हुई यहाँ पर? आई एम सेइंग दैट वेल ग्रेडेड। ये आपको ध्यान रखकर चलना है। मेरे एक जगह पढ़ा था वही पुअरली ग्रेडेड का टाइप लिखा था गैप ग्रेडेड और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। क्लियर कीजिए सर। नहीं, देखिए पुअरली ग्रेडेड को हम कह सकते हैं गैप ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड को आप गैप ग्रेडेड कह सकते हो क्योंकि बाकी का गैप हो जाता है, लेकिन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड नहीं आती। पुअरली ग्रेडेड गैप ग्रेडेड की कैटेगरी में आ सकता है, यूनिफॉर्मली नहीं आएगा, तो ये बात आप ध्यान रखना, यूनिफॉर्मली अलग ही चलता है। ठीक है, ये चीज क्लियर करनी है आप लोगों को। आगे की मैं बात करूं, सॉइल स्ट्रक्चर पढ़ाने से पहले आपको कुछ बात बताना चाहता हूं एक कर्व की हेल्प से। सपोज मैं यहाँ पर कहता हूं आप लोग एक कर्व बनाते हैं, और ये कर्व किस चीज का है? ये कर्व आप लोगों का साइज वर्सेस मास का है। मैंने कहा आपने एक लाइन खींची यहाँ पर, ये क्या है? ये आप लोगों का परसेंटेज फाइनर वर्सेस साइज का कर्व है, परसेंटेज फाइनर वर्सेस साइज का कर्व है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप लोगों के बहुत सारे साइज प्रेजेंट है, बहुत सारे साइज प्रेजेंट है, तो इसको आप क्या कहते हैं? इस साइज को आप कहते हैं, सरिता भी बफरिंग नहीं हो रहा, इस लाइन को आप कहते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी मैं एक कर्व बनाता हूं यहाँ पर कि आप लोगों का कुछ इस तरीके का कर्व आया, तो आप देखेंगे कि इस तरीके के कर्व आने में आप लोगों का कुछ ही साइज प्रेजेंट आ रहे हैं। यहाँ पे सॉरी साइज आता है और यहाँ पे फाइनर आता है, क्योंकि साइज पर डिपेंड करेगा ना। ये कुछ ही साइज प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जिसके अंदर कुछ ही साइज हो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, जिसके अंदर अच्छा खासा साइज हो उसको
वेल ग्रेडेड का नाम दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज को ध्यान रखना। आगे मेरी बात आती है, दैट इज नोन टू बी एज द सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सॉइल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं यहां से, तो देखो आपको पता है इन द सॉइल देयर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अट्रैक्टेड विद ईच अदर। बहुत सारे पार्टिकल होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट द सॉइल इज नोन टू बी एज द सॉइल स्ट्रक्चर। सो सर पार्टिकल साइज, एक मिनट शुभादीप भट्टाचार्य जी, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, पढ़ाऊंगा आगे। एक बार ये पढ़ा दूं, फिर पार्टिकल साइज भी लेकर आऊंगा, ठीक है? छोड़ूंगा कुछ नहीं आप लोगों का, आगे पीछे हो जाता है कोई बात नहीं, बट वो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? चलिए सॉइल स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूं यहां से, कि कहूंगा अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉइल, इसको कहते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है? अब देखो तीन तरह के फोर्स लगते हैं जनरली। फोर्सेस एक्टिंग ऑन सॉइल पार्टिकल। सॉइल के पार्टिकल पर कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं? पहला होता है मेरा यहां पर, दैट इज नोन टू बी एज द ग्रेविटी फोर्स। दूसरा मैं कहूंगा यहां पर एक होता है मेरे पास अट्रैक्शन फोर्स। जनरली ये दो फोर्स लगते हैं, ग्रेविटी फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स का एक चीज ध्यान रखना कि जो भी देखो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का वर्टिकल लाइन नहीं होगा। मैंने बताया यूनिफॉर्मली ग्रेडेड में एक या दो साइज प्रेजेंट है, पुअरली ग्रेडेड का वर्टिकल लाइन होता है एक ही साइज प्रेजेंट है, ठीक है? यहाँ पे समझना, जो बड़ा पार्टिकल होता है, बड़े पार्टिकल के पास खुद के वजन की ताकत होती है, तो उसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगता है। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, एक्टिंग ऑन लार्ज पार्टिकल्स। लार्ज पार्टिकल्स पर आप हमेशा ग्रेविटी फोर्स लगाते हैं, और स्मॉल पार्टिकल्स पर, ये बात आप लोग ध्यान रखना, आगे आपके काम आएगी। एक्टिंग ऑन स्मॉल पार्टिकल्स आप लोग क्या करते हैं, हमेशा उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। और अट्रैक्शन फोर्स किस कारण से आता है? इट इज ओनली ड्यू टू चार्ज, और चार्ज हमेशा छोटे पार्टिकल के पास होता है। छोटे पार्टिकल के पास चार्ज की ताकत होती है, बड़े के पास वजन की ताकत होती है। और इस चार्ज के कारण कौन सा फोर्स आता है, उसको कहते हैं कोहेजन फोर्स। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, कि जो भी आपका यहाँ पर बात आई है उसके बारे में बात करते हैं। कि देखो आपके पास तीन चार तरीके के पार्टिकल है। मैंने कहा एक है आपके पास क्ले, एक है आपके पास सिल्ट, और एक है आपके पास सैंड, और एक है आपके पास ग्रेवल। ये चार तरीके के पार्टिकल मैंने लिखे, अभी मैं इनके बारे में भी बताऊंगा, बस अभी नाम सुनो। कि क्ले पार्टिकल के पास क्या है, बहुत छोटा पार्टिकल है, तो क्ले पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कोहेजन होता है। और सैंड पार्टिकल क्या है, बड़ा पार्टिकल है, इसके पास आपका ग्रेविटी होता है। ये बात आप ध्यान रखना, इसके पास आपका वजन होता है। और ग्रेवल के पास भी क्या होता है, वजन होता है। ये तो सैंड से बड़ा ही है, ठीक है? लेकिन जब आप सिल्ट की बात करते हैं तो इसके पास आपका कोहेजन भी होता है, और इसके पास लेडीज एंड जेंटलमैन आपका ग्रेविटी फोर्स की पावर भी होती है। तो क्ले, सिल्ट, सैंड और ग्रेवल है। क्ले में कोहेजन, सिल्ट में दोनों, सैंड में ग्रेविटी, और ग्रेवल में भी ग्रेविटी लगता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है? अब आगे की मैं अगर बात करता हूं यहां से, तो एक चीज क्लियर करते हैं। देखो आपके बहुत सारे तरीके के सॉइल स्ट्रक्चर बनते हैं ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, क्लियर? अब मेरी बात को समझना, पहला जो स्ट्रक्चर आता है उसको कहते हैं कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर। अब जाहिर सी बात है, कोर्स नाम आ रहा है यहाँ पर, तो कैसे बनेगा, कोर्स सॉइल से बनेगा। कोर्स सॉइल कौन सी बताऊंगा, अभी के लिए याद रखना। कोर्स सॉइल होती है आपकी या तो सैंड या तो ग्रेवल, ये बात ध्यान रखेंगे। और लिखा है यहाँ पर सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, यानी सारे के सारे अलग अलग पार्टिकल हैं, और वो अलग अलग पार्टिकल एक दूसरे के जस्ट साथ में चिपके हुए हैं। चिपके नहीं कहूंगा, सटे हुए हैं। तो मैं कहूंगा कि when particles arrange in well-defined pattern ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स। क्या बोला मैंने यहाँ पर, एक पार्टिकल जो है वो ग्रेविटी फोर्स के कारण एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में लगा हुआ है, उसको कहते हैं सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। जैसे ये पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल्स आपके अलग अलग इस तरीके से जुड़े हुए, ठीक है?
उसको कहते हैं सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। ये चीज आपको क्लियर करनी है। उसके बाद मेरी बात आती है यहाँ से प्यारे दोस्तों कि इस पार्टिकल के अंदर जो है सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लगता है। आप कह सकते हैं लार्ज पार्टिकल है, कौन कौन देगा? सैंड और ग्रेवल देगा। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कौन सा होता है? when both attraction and gravity force is acting, gravity and attraction force जब दोनों के दोनों लगते हैं, gravity and attraction force is acting upon soil structure। आपके किसी पर्टिकुलर सॉइल स्ट्रक्चर पर जब दोनों के दोनों फोर्स लगते हैं, ग्रेविटी और अट्रैक्शन, उसको कहते हैं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन फॉर्म करेगा? मैंने आपको बताया कि सिल्ट जो है इस तरह का स्ट्रक्चर आपका फॉर्म करती, ठीक है। क्ले नहीं करेगी, क्ले नहीं करेगी, सिर्फ सिल्ट करेगी। ये बात ध्यान रखना। क्ले कौन सा करेगी? जिसपे सिर्फ चार्ज लगता है, ठीक है। अभी बात को क्लियर करेंगे कि यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको कुछ लिखना है यहाँ पर, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इनकी वॉइड रेशियो अच्छी खासी होती है। आपके एसएससी जेईई एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद कहना चाहूंगा यहाँ पर कि इसमें स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक होती है। इसमें स्ट्रेंथ कैसी है? अच्छी खासी है। इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। आगे कहता हूं फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर। इट इज ओनली फॉर्म्ड ड्यू टू किस कारण से फॉर्म होता है ये? I will say that it is only formed due to the attraction force। ये सिर्फ और सिर्फ आपके अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही फॉर्म होता है, उसके अलावा कोई फोर्स इस पर नहीं लगता। कौन फॉर्म करेगा? I will say that it is formed by the clay particle। चाहे वो डिस्पर्स हो, चाहे वो कोई भी हो, फ्लोकुलेटेड हो, ये हमेशा आपका क्ले पार्टिकल ही फॉर्म करता है, ठीक है। अब मेरी बात को समझना कि इसके अंदर आपके पार्टिकल्स कैसे अरेंज होते हैं। तो इसकी ओरिएंटेशन कैसी रहती है? इसकी ओरिएंटेशन रहती है एज टू एज, या फिर मैं कह सकता हूं एज टू फेस। ये चीज आपको ध्यान रखना है। या तो एज टू एज रहती है या फिर एज टू फेस रहती है। और इसकी वॉइड रेशियो जो है प्यारे दोस्तों वो मैक्सिमम रहती है। इसकी वॉइड रेशियो कैसी रहती है? मैक्सिमम रहती है। थोड़ा जगह की प्रॉब्लम होने के कारण ये चीज लिखी, बट कलर अलग है तो आप लोग समझ जाना, ये चीज समझने की कोशिश करना। हनीकॉम्ब जो है बिल्डिंग फाउंडेशन के लिए यूज नहीं करी जा सकती, क्योंकि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के अंदर स्वेलिंग और श्रिंकिंग आने के चांस होते हैं। आप इसको कभी भी यूज नहीं करते हो, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। अभी आगे की मेरी बात आती है यहाँ से, मेरी लास्ट जो है दैट इज द डिस्पर्स स्ट्रक्चर। डिस्पर्स मतलब फैला हुआ, और जब ये फैला हुआ होता है प्यारे दोस्तों तो बेकार स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रेंथ भी कम है। तो मैं कहूंगा इसकी स्ट्रेंथ कैसी है? इसकी स्ट्रेंथ जनरली लो होती है और इसकी फ्लोकुलेटेड की स्ट्रेंथ हाई है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर वॉइड रेशियो भी कम रहती है, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका बनता है कि इसकी ओरिएंटेशन कैसी है? ओरिएंटेशन इसकी रहती है फेस टू फेस ओरिएंटेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ओरिएंटेशन कैसी रहती है इसकी? फेस टू फेस ओरिएंटेशन इसकी रहती है। ये चीज क्लियर रखना। अभी बात को समझते हैं यहाँ पर। आई एम सेइंग दैट फेस टू फेस का मतलब क्या है? सपोज ये एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज आ रहा है, और इस पार्टिकल के साथ जो दूसरा पार्टिकल चिपका हुआ है वो कुछ इस तरीके से चिपका हुआ है फेस के साथ, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है? इसमें आप लोगों को अगर मैं समझाऊं ऊपर वाले में, तो क्या होता है, एक ये पार्टिकल है, दूसरे पार्टिकल की एज इसके साथ लगी होती है, तो ये एज और फेस लगा, या फिर पार्टिकल एज और एज से भी चिपका होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह के कंसेप्ट आपको क्लियर करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखना। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, नोट्स साथ के साथ बनाते रहना, क्योंकि नोट्स बनाने बहुत जरूरी हो जाते हैं आप लोगों के लिए, वो बहुत काम आएंगे आपके, ठीक है। लिक्विडिटी इंडेक्स में लास्ट में बताता हूँ रोहित यादव, थोड़ा सब्र करेंगे, ठीक है। अभी मेरी बात आती है, एक स्ट्रक्चर और रहता है आपका, दैट इज नोन टू बी एज द कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर। कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जो आपके फाइन और कोर्स दोनों से मिलकर बनते हैं। यानी मैं कहना चाहूंगा जिसके अंदर क्ले भी होती है, जिसके अंदर सिल्ट भी होती है और जिसके अंदर सैंड भी होती है, उन स्ट्रक्चर्स को कहते हो कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स। दो तरह के होते हैं। हाँ, लूम सॉइल कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर शो करती है, मैंने आपको बताया भी था। क्ले सिल्ट सैंड को बनाने से लूम मिलती है। देव तीर्थ, बड़ा प्यारा आंसर दिया आपने।
किस स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होता है सॉइल का? देखिए फ्लोकुलेटेड की बात करूं तो सबसे ज्यादा शेयर स्ट्रेंथ वहां पर मिलने के चांस होते हैं मुझे, ठीक है। चलिए अभी बात आती है, लेकिन वहां पर श्रिंकेज और स्वेलिंग होती है जिसके कारण हम उसको यूज नहीं करते। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ अगर प्रैक्टिकली देखी जाए तो फ्लोकुलेटेड में आ सकती है, क्योंकि चार्जेस का अट्रैक्शन बहुत अच्छा खासा होता है। कोर्स मैट्रिक्स की बात करूं तो देखो कोर्स मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपका कोर्स सॉइल जो होता है वो आपके फाइन सॉइल से ज्यादा होता है, इंपॉर्टेंट बात है। बात करता हूं मैं, ये सपोज आपका कुछ है, ये आपके कोर्स पार्टिकल है और इन कोर्स पार्टिकल के बीच में प्यारे दोस्तों होता क्या है, ये आपके फाइन पार्टिकल आकर समा जाते हैं, ये आपके फाइन पार्टिकल आकर यहाँ पर समा जाते हैं। और इन फाइन पार्टिकल्स का क्या काम होता है? फाइन पार्टिकल्स आपके यहाँ पर वॉइड्स को फिल करने का काम करते हैं। मैं कहूंगा एक्टिंग एज अ फिलर इन द वॉइड्स। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफी काम आ सकती है आप लोगों की, ठीक है। अभी बात करता हूं इनकी, अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी खासी रहती है और वॉइड रेशियो कम, लो वॉइड रेशियो रहती है इसकी, और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी रहती है। स्ट्रेंथ कैसी रहती है इसकी? अच्छी रहती है या हाई रहती है, ठीक है। अगर आप क्ले मैट्रिक्स की बात करते हैं तो क्ले मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके चारों तरफ यहाँ पर फाइन पार्टिकल्स होते हैं और फाइन पार्टिकल के बीच में कोई कोर्स पार्टिकल आकर जमा हो जाता है, तो इसको कहते हैं फाइन क्ले मैट्रिक स्ट्रक्चर। यानी फाइन सॉइल जो है वो कोर्स सॉइल से थोड़ी ज्यादा आती है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर, इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो कम और वॉइड रेशियो इसमें ज्यादा होती है। अच्छा, जो भी मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं यहाँ पर प्लीज आप लोग इनको याद रखते हुए चलना, क्योंकि आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप याद नहीं रखोगे, एसएससी में डायरेक्ट आती है। एक बच्चा यहाँ पर कहता है कौन से स्ट्रक्चर वाली प्रैक्टिकली बिल्डिंग फाउंडेशन में यूज करते हैं? दुर्गेश बाती, पहली बात तो क्वेश्चन ही अलग है आपका, कभी भी डिपेंड नहीं करता, हम मिट्टी डालते ही नहीं है, हम मिट्टी कभी भी नहीं डालते। एक इंजीनियर जो है ये कभी भी मिट्टी डाल के फाउंडेशन नहीं बनाता, एक इंजीनियर वही होता है जो मिट्टी के ऊपर फाउंडेशन बनाता है। तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं आपके क्वेश्चन को ही पलट रहा हूँ। एक्चुअली में क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, आपका ढंग से पूछा जाए तो बनता है किस मिट्टी पर कौन सी फाउंडेशन यूज करते हैं। हम मिट्टी कभी चेंज नहीं करते, हम क्ले मिट्टी पर भी बनाते हैं, अंडर रिम्ड पाइल को यूज करके, हम सैंड पर भी बनाते हैं, राफ्ट को यूज करके, हम नॉर्मल सॉइल पर भी बनाते हैं, आइसोलेटेड को यूज करके। तो क्वेश्चन ही पलट गया, हम मिट्टी डाल के कभी भी फाउंडेशन नहीं बनाते, हमारे पास चुनौती आती रहती है, कोई भी मिट्टी हो हमको फाउंडेशन बढ़नी पड़ती है, मतलब बनानी पड़ती है, ठीक है। तो मेरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना यहाँ पर। चलो सर, वॉइड रेशियो मोर, इफेक्टिव स्ट्रेस लेस, ठीक है, तो शेयर स्ट्रेंथ लेस, सो स्ट्रेंथ ज्यादा कैसे हो गई है? मैंने तो बोला लो वॉइड रेशियो स्ट्रेंथ ज्यादा है, हाई वॉइड रेशियो और स्ट्रेंथ कम है, तो मैंने यही तो बोला आप लोगों को। हाँ, एक केस होता है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर का, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर एक एक्सेप्शनल केस होता है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जो है एक्सेप्शनल केस होता है। एक्चुअली में क्या होता है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के अंदर कि आप लोगों का वॉइड रेशियो भी ज्यादा आता है और आपकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा आती है, क्योंकि उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि वो आपस में पार्टिकल्स को सपोर्ट करके रखता है, एक एक्सेप्शनल है, सपोर्ट करके रखता है, जिसके कारण आप लोगों को स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ मिलती है। तो पार्टिकल के अरेंजमेंट के कारण होता है, एक्सेप्शनल केस है, बाकी हर केस में ये चीज फॉलो नहीं होती, ठीक है। चलो, हाँ, ये चीज समझ आई आप लोगों को। अभी मेरी बात आती है, वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल हम जनरली करते कैसे हैं? वी डिस्ट्रीब्यूट इट ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स। बहुत सारे मेथड हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को करने के, बट हम इंपॉर्टेंट जो पढ़ते हैं वही पढ़ेंगे। दैट इज नोन टू बी एज द इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर, देखो हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन भी होता है, इंडियन स्टैंडर्ड भी होता है, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन इसी को ही कहा जाता है। तो जो आपके कोर्स में मैं बस वही पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। गेट में तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे जो कोर्स में मैं उतना ही डिस्कस करूंगा, तो मेरे साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो अभी बात आती है यहाँ से प्यारे दोस्तों, जनरली 6 तरह के सॉइल हैं। सबसे पहले आता है क्ले, फिर आता है सिल्ट, फिर आता है सैंड, फिर ग्रेवल, फिर कॉबल और फिर बोल्डर। आप लोगों को याद रखना है क्ले का जो साइज होता है वो कितना होता है, लेस देन और इक्वल टू 2 माइक्रॉन्स।
सिल्ट का जो साइज होता है वो 2 माइक्रोन से लेकर 75 माइक्रोन तक वेरी करता है। सैंड का जो साइज होता है वो 75 माइक्रोन से लेकर 4.75 तक वेरी करता है, याद रखना है। ग्रेवल का जो साइज होता है वो 4.75 से लेकर 80 तक वेरी करता है, याद रखना है, पेपर में आएगा। ठीक है, रिफ्रेश क्यों करूं यार। और उसके बाद आता है कोबल। कोबल का साइज कितना, 80 से 300 और जो 300 से बड़ा होता है उसको कहते हैं बोल्डर साइज। क्लियर करना, क्ले साइज, सिल्ट साइज, सैंड साइज, ग्रेवल साइज, कोबल साइज और बोल्डर साइज आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आज शाम को आपकी 7 बजे, आज शाम को 7 बजे सॉइल मैकेनिक्स जितना भी पढ़ाया है, शाम को 7 बजे सॉइल मैकेनिक्स जितना भी पढ़ाया है, उस सॉइल मैकेनिक्स को मैं आप लोगों को सारे के सारे जेईई आईएएस के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। 7 बजे टाइम याद रखना, स्पेशल क्लास है, तो आ जाना सारे के सारे बच्चे, ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है, आगे की बात समझना। यहां से आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप लोगों को इसके थोड़े से और ज्यादा साइज को भी याद रखना है कि यहाँ पर क्या होता है, सैंड भी 3 तरीके की होती है, फाइन, मीडियम और कोर्स। फाइन सैंड होती है 75 माइक्रोन से लेकर 4.25 माइक्रोन तक, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद बात आती है यहां से लेडीज एंड जेंटलमैन, मीडियम सैंड का साइज होता है 0.425 से लेकर 2 तक और 2 से 4.75 तक होता है कोर्स का साइज, याद रखेंगे। आपके ग्रेवल 2 तरह के होते हैं, फाइन और कोर्स। 20 तक फाइन और 20 से 80 होता है आपका कोर्स, ये याद रखना, काम की बात है, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। कहाँ पे होगी ये क्लास, अनअकैडमी पर या कहीं और? अनअकैडमी पर ही होगी। मेरा सेक्शन होगा ना, सर्च करना निखिल सर, उसमें स्पेशल क्लास आएगी शाम को 7 बजे, आज ही है। ठीक है, लिक्विडिटी इंडेक्स बता तो रोहित यादव, लास्ट में बताऊंगा मैं। चलो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्यारे दोस्तों होता क्या है, अगर हम यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखते हैं तो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोगों को हर तरह की सॉइल के लिए कुछ सिंबल बताए गए हैं, और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा ये सिंबल आप लोग दिल से याद रखना, क्योंकि आप लोगों को बहुत काम आने वाले हैं। इस सिंबल के बेसिस पर क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में और आएंगे भी। ग्रेवल के लिए सिंबल होता है जी, सैंड के लिए एस, सिल्ट के लिए एम, क्ले के लिए सी और ऑर्गेनिक कोई भी मैटर है उसके लिए ओ। तो हर किसी के लिए फर्स्ट सिंबल आ रहा है, बस सिल्ट के लिए एम आता है, बाकी सबके लिए फर्स्ट चलता है। वेल में डब्ल्यू से डब्ल्यू वेल ग्रेडेड आता है, यूनिफॉर्मली या पुअरली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली या पुअरली ग्रेडेड कोई भी हो उसके लिए आप हमेशा और हमेशा प्यारे दोस्तों पी लगाओगे। ठीक है, ये काट देंगे। सिल्टी है ये सॉल्टी नहीं है, सिल्टी के लिए एम रहता है और क्लेई के लिए आप हमेशा सी का यूज करते हैं, मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, होता क्या है, आप ना यहाँ पर अपनी मिट्टी को एक्चुअली 2 तरीके से क्लासिफाई करते हो। एक होता है आपका कोर्स सॉइल, मैं आपको बताना चाहूंगा ये बात, एक होता है आपका फाइन सॉइल। तो मैं ये चीज आपको क्लियर कर देता हूं अच्छे से पहले। अगर आप कोर्स सॉइल की बात करते हो तो कोर्स सॉइल कहां से कहां तक होती है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज इस चीज को याद रखते हुए चलना। जिसका साइज ग्रेटर देन 75 माइक्रोन्स हो जाए, साइज ग्रेटर देन 75 माइक्रोन्स हो गया जिसका, उसको कहते हैं कोर्स सॉइल। यानी सैंड आ सकता है, ग्रेवल आ सकता है, कोबल आ सकता है इस कैटेगरी के अंदर, बोल्डर भी आ सकता है। और एक होती है आपकी फाइन सॉइल, जिस मिट्टी का साइज 75 माइक्रोन से कम या उसके बराबर हो जाए, यानी क्ले और सिल्ट इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, अभी बात करता हूं इसके बाद एक और चीज पूछती है, बच्चों से कंफ्यूजन आते हैं यहाँ पर। कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, जिसका साइज 4.75 से बड़ा हो जाए उसको कहते हैं कोर्स एग्रीगेट। और एक होता है फाइन एग्रीगेट, जिसका साइज लेडीज एंड जेंटलमैन 4.75 से कम या उसके बराबर रहे, उसको कहा जाता है फाइन एग्रीगेट। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रख के चलना। अब एक्चुअली में हम करते क्या है, हम लोगों को कोर्स सॉइल के लिए भी क्लासिफिकेशन करना होता है और फाइन सॉइल के लिए भी क्लासिफिकेशन करना होता है। तो जब हम कोर्स सॉइल की बात करते हैं, यहां से ये कोर्स सॉइल क्लासिफिकेशन आया। कोर्स सॉइल होती क्या है, देखो डेफिनेशन को समझना। यहां से आई हैव ऑलरेडी सेड टू यू दैट कोर्स सॉइल बोले तो जिसका साइज 75 माइक्रोन से बड़ा है,
यही बताया। तो अगर आपकी मिट्टी 50% से ज्यादा मिट्टी 75 माइक्रोन्स, इसको ही 75 माइक्रोन्स कहते हैं, 75 माइक्रोन्स की सीम पर रुक जाए यानी रिटेन हो जाए, तो उस मिट्टी को कहते हो वो कोर्स सॉइल है। 50% से ज्यादा, फाइन एग्रीगेट इज इक्वल टू सैंड, हाँ नहीं, फाइन एग्रीगेट सैंड नहीं होता, सॉरी, हाँ फाइन एग्रीगेट सैंड होता है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, फाइन एग्रीगेट सैंड होता है, आपने आरसीसी में पढ़ा भी होगा, फाइन एग्रीगेट सैंड होता है, ठीक है। देखो स्पेलिंग राव इंजीनियरिंग के हिसाब से सैंड और ग्रेवल होगा, बोल्डर और कोबल हम लोग यूज नहीं करते हैं, बोल्डर और कोबल का भी यूज करते हैं जनरली, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल्स जो आप पढ़ते हो, रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स में बोल्डर और कोबल्स का यूज करते हैं, जो आपके पहाड़ में कंस्ट्रक्शन होते हैं उनमें हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे यूज नहीं करते, करते हैं। चलिए अभी बात आती है कोर्स सॉइल। कोर्स सॉइल वो जो 75 माइक्रोन्स की सीट पर 50% से ज्यादा रुक जाए। क्ले सिल्ट फाइन है बट एग्रीगेट नहीं है, नहीं एग्रीगेट नहीं है, फाइन है। WBM रोड में यहाँ करते हैं, मतलब बहुत जगह होता है ऐसे। तो ग्रेवल और सैंड दो कैटेगरी आपकी आती है कोर्स में। कॉबल और बोल्डर को हम जनरली नहीं पढ़ते क्योंकि वो एक्सेप्शनल है, वो सिर्फ हम रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स में करते हैं और कहीं नहीं करते, तो हम फाउंडेशन में भी यूज नहीं करते, और सॉइल मैकेनिक्स में फाउंडेशन जनरली पढ़ते हैं, इसलिए हम दो को ही पढ़कर चल रहे हैं। तो क्या है यहाँ पर, मोर देन 50% ऑफ द सॉइल रिटेन्ड ऑन 4.75 mm सीप, यानी 50% से ज्यादा मिट्टी अगर 4.75 mm सीप पर रुक जाए तो उसको कहते हैं ग्रेवल, और 50% से ज्यादा पास हो जाए अगर, यानी 50% से ज्यादा पास हो जाए इसी सीप से, तो उसको कहते हैं सैंड। मैंने आपको ये चीज बताई है, ठीक है। तो चार कैटेगरी बनती है, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, सिल्टी और क्ले। समझ कर चलना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इसको पढ़ते कैसे हैं, मैं ये चीज लिखवाऊंगा नहीं, मैं ये चीज बताऊंगा बस, ठीक है। इसको कहते हैं सब ग्रुप, इसको कहते हैं मेन ग्रुप, ठीक है। सब ग्रुप और मेन ग्रुप में फर्क क्या है, सब ग्रुप को हमेशा पहले लिखा जाता है, मेन ग्रुप को हमेशा बाद में लिखा जाता है। तो GW का मतलब होता है वेल ग्रेडेड ग्रेवल, GW का मतलब होता है वेल ग्रेडेड ग्रेवल। हमेशा क्या करा आपने, सब ग्रुप को पहले लिखा और मेन ग्रुप को आपने बाद में लिखा। GP का मतलब होता है पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, ठीक है। आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, इसको पहले लिख रहे हो और उसको बाद में, यानी जो आपका सब ग्रुप है उसको पहले बोला जाता है और मेन ग्रुप को बाद में बोलना, ऐसे इस तरह से हम इसको नाम करते हैं। ये है आपका सिल्टी ग्रेवल और ये है आपका क्लेई ग्रेवल, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पर इन चारों के भी नाम कर सकते हैं, वेल ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड, सिल्टी सैंड और क्लेई सैंड, इस तरह से इनके नाम रखे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये चीज क्लियर करनी है हर तरह से, ठीक है। चलिए अभी मेरी बात आती है, मैंने आप लोगों को बताया कि आपने कोर्स सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा, अब यहाँ पर आप लोगों को फाइन सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़नी होती है। जब हम फाइन सॉइल क्लासिफिकेशन की बात यहाँ पर करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से तीन तरह की प्लास्टिसिटी होती है, एक होता है लो प्लास्टिक, एक होता है मीडियम प्लास्टिक और एक होता है हाई प्लास्टिक। तो लो प्लास्टिक में क्या होता है, जिसका वाटर कंटेंट, पहली बात तो फाइन सॉइल कौन सी मैं बता चुका हूं, जिसका 50% पासिंग 75 माइक्रोन से हो जाए, यानी 50% सॉइल पासिंग थ्रू 50% सॉइल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन्स, उसको कहते हैं फाइन सॉइल। तो मैंने कहा लो प्लास्टिक सॉइल कौन सी, जिसकी लिक्विड लिमिट एक्चुअली में क्या है, वाटर कंटेंट है, मैं सिंपल भाषा में बता दूं, जिस मिट्टी का वाटर कंटेंट 35% से कम हुए उसको कहते हैं लो प्लास्टिक, जिस मिट्टी का वाटर कंटेंट 35 से 50 के बीच में रहे उसको कहते हैं मीडियम प्लास्टिक, और जिस मिट्टी का वाटर कंटेंट 50% से ज्यादा रहे उसको कहते हैं हाईली प्लास्टिक। ये चीज आपको याद रखनी है। लो प्लास्टिक को हम लो प्लास्टिक इनऑर्गेनिक क्ले के नाम से भी जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको कहना चाहूंगा इसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी भी कम होती है, तो यानी इसको हम लो कंप्रेसिबल के नाम से भी जानते हैं। लो प्लास्टिक को हम लो कंप्रेसिबल सॉइल के नाम से भी जानते हैं, आप लोग इस चीज को क्लियर करना। इसको हम लोग मीडियम कंप्रेसिबल के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लोग हाईली कंप्रेसिबल के नाम से भी जानते हैं। ये चीज आप लोगों को क्लियर करनी है, काम की बात है, ठीक है।
आगे की अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ से प्यारे दोस्तों, तो ये कुछ नाम लिखे हैं, नाम आप लोग खुद देख सकते हैं कि इसको कहेंगे लो प्लास्टिक क्ले, लो प्लास्टिक सिल्ट, लो प्लास्टिक ऑर्गेनिक क्ले, ठीक है। ऐसे इस तरह के कुछ नाम है, आप इसको देख सकते हैं। इंटरमीडिएट, ये चीज समझना, इसको हम L से डिनोट करते हैं, इसको हम I से डिनोट करते हैं और इसको हम H से डिनोट करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर L लगा है, यहाँ पर I लगा है, तो I का मतलब आप समझ रहे हो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, और H का मतलब क्या हो गया, हाईली कंप्रेसिबल, यानी हाई प्लास्टिक की तरफ चला गया। अभी कुछ कर्व की हेल्प से समझाता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर करना कि होता क्या है प्यारे दोस्तों, दिस इज कॉल्ड द ए लाइन। पहली बात तो कर्व किसके बीच में, प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट के बीच में आपका कर्व है। ये क्या है, ये आपकी ए लाइन है। ए लाइन से अगर आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स, आप क्या करते हो, आप करते हो प्यारे दोस्तों एक प्लास्टिसिटी इंडेक्स, आपको एक मिट्टी है और उस मिट्टी का आपको लिक्विडिटी लिमिट पता है, प्लास्टिक लिमिट पता है। आप इन दोनों की हेल्प से प्लास्टिक इंडेक्स निकाल सकते हो, लिक्विड माइनस प्लास्टिक लिमिट निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल लिया। समझना, मैंने कहा यहां पर प्यारे दोस्तों इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक स्पेसिफाइड क्वेश्चन में होता है, हाँ होता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, सब्र करेंगे। आपने कहा कि सपोज आपकी मिट्टी है और वो मिट्टी का जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, और ये क्या है, ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए लाइन है, यानी ए लाइन का भी अपना प्लास्टिसिटी इंडेक्स आप इस इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट करते हो, 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस 20, ठीक है। अगर मैं कहता हूं, ये नोट करके लिखना बड़ी बेहतरीन बात है और क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा, अगर आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए लाइन से कम आता है तो क्या करने वाले हो, यानी आपकी सॉइल जो है इस रीजन में लाई कर रही है, इस लाइन से नीचे नीचे लाई कर रही है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, और इससे नीचे अगर मिट्टी लाई करती है तो वो मिट्टी हमेशा आपकी सिल्ट होगी, याद रखिए। अगर आपकी सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स इस ए लाइन से ज्यादा आता है, इस ए लाइन के प्लास्टिसिटी इंडेक्स से ज्यादा आता है, तो आपकी मिट्टी हमेशा और हमेशा क्ले होगी, ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है। अभी बात आती है कि आपको लिक्विड लिमिट पता है ना, लिक्विड लिमिट पता है, अगर आपका लिक्विड लिमिट 35% से कम है तो कैसा रहेगा, लो कंप्रेसिबल। अगर 35 से 50 के बीच में है, क्वेश्चन में गिवन है भैया लिक्विड लिमिट, तो आपको तो क्या कहोगे, इंटरमीडिएट, और अगर इससे बड़ा है तो आप कहोगे हाईली कंप्रेसिबल है। अभी बात को और क्लियर करना, अगर आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये नोट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ऐसे इस कलर से लिख दो, नोट करके सबसे ऊपर लिख लेना, इफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो 4 से 7% के बीच वेरी करता है, तो आपकी मिट्टी के अंदर Cl और Ml प्रेजेंट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, क्या बोला मैंने यहां पर, अगर आपकी मिट्टी के अंदर 4 से 7% के बीच में लाई करता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो यहाँ पर लो प्लास्टिक क्ले और लो प्लास्टिक सिल्ट दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, ये बात आपको क्लियर करनी है, ठीक है। ये चीज समझ आई आपको। एक और इक्वेशन आती है भैया, आप लोग ना एक्चुअल ए लाइन का एक्चुअल मीनिंग एटरबर्ग लिमिट लाइन है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ए लाइन तो बस ए लाइन है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है ऐसा, ठीक है। बस ये क्ले और सिल्ट को सेपरेट करता है, फाइन क्लासिफिकेशन में काम आता है। बात आती है एक और लाइन होती है, दैट इज नोन टू बी एज यू लाइन। यू लाइन क्या है, यू लाइन की अगर मैं बात करूं तो देखो ये यहां से शुरू होती है 8 से शुरू होती है, और ये कुछ इस तरीके से ऊपर बढ़ती रहती है, और ये लाइन बताती क्या है कि अगर आपका, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं ये बात, इक्वेशन ऑफ यू लाइन की बात करूं तो आप क्या कर रहे हो, वहां से 0.9 लिक्विड लिमिट माइनस 8 करते हो, आप यहां से क्या निकाल रहे हो, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अगर आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स सॉइल का आपके प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ यू लाइन से ज्यादा आ जाता है तो आप कहोगे कोई भी मिट्टी प्रेजेंट नहीं है, नो सॉइल प्रेजेंट, कोई मिट्टी नहीं है। अगर आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल यू लाइन से छोटा आ जाता है बट ए लाइन से बड़ा आता है, ए लाइन से तो ऊपर आ रहा है, यू लाइन से नीचे आ रहा है, तो क्या फाइंड करोगे कि वहां पर आपका क्ले है।
अगर आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल आपके ए लाइन से भी छोटा आ जाता है तो उसको आप क्या कहते हो कि वो आपका सिल्ट। ये चीज आप लोगों को क्लियर करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज थी, सारी की सारी क्लासिफिकेशन पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, एक बार थम्स अप भी साथ के साथ करते रहा करो ताकि मुझे समझ आ जाए कि आप लोग ग्रैब कर रहे हो, वरना मैं तो ऐसा ही रह जाऊंगा कि मुझे यही लगेगा कि आपको समझ आ गया, शायद समझ ही ना आ पाए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक दो बड़ा इंपॉर्टेंट चलता है। सॉइल हाइड्रोलिक्स में बाद में पढ़ाता हूँ, पहले क्वेश्चन करवाने जरूरी है आप लोगों को इसके। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? क्वेश्चन इज सेइंग टू यू दैट कि एक सॉइल है और उस सॉइल का लिक्विड लिमिट कितना है 40%, उस सॉइल का प्लास्टिक लिमिट कितना है आपका 28, प्लास्टिसिटी इंडेक्स गिवन है, उस सॉइल के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स गिवन है 28%। आपको बोला गया है कि इस सॉइल को क्लासिफाई करो। कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप इक्वेशन ऑफ ए लाइन लगा लो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन लगानी ही लगानी है। तो मैंने कहा यहां से ए लाइन का मतलब आया 0.73 लिक्विड लिमिट -20, यानी व्हेन आई विल सॉल्व इट 0.73 into 20 यानी 7.3 into 2 614.6 आ रहा है। तो अभी मैं जानता हूं कि ये मेरा क्या है, ये मेरा आईपी ए लाइन का है, और आईपी ए लाइन जो है वो आपके छोटा आ रहा है आईपी सॉइल से। क्यों? क्योंकि ये तो आपको गिवन है 28, तो जब छोटा आता है तो क्या प्रेजेंट होता है? आई विल से दैट हेंस इट इज सिल्ट। अभी क्या है? ये सिल्ट है। अब आ जाओ इस पे, लिक्विड लिमिट कितनी 40%, यानी इट इज ग्रेटर देन 35%। तो कैसी हुई यहां पर? मैं कह सकता हूं इंटरमीडिएटली कंप्रेसिबल सिल्ट हुई, यानी आपका एमआई प्रेजेंट हो चुका है। मेरी बात को समझना, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, यहां पर ये ज्यादा है तो ये क्ले होगा, ये क्ले होगा, मैं जल्दबाजी में हो गया। सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स ए लाइन से ज्यादा है तो क्ले है, यानी ये कौन सी मिट्टी बनकर आएगी आपकी? मैं कहूंगा यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, ये मिट्टी आपकी सीआई बनकर आएगी, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले मिट्टी बनकर आएगी। क्वेश्चन का पैटर्न समझ आया? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अभी एक और चीज, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के अकॉर्डिंग हम लोग। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का मुझे गिवन है यहाँ पर कि आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अगर आपकी परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल, परसेंटेज ऑफ पार्टिकल रिटेन्ड, इस चीज को समझना, अच्छा क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है, रिटेन्ड ऑन 4.75 mm सीव कितना है आप लोगों का? 14%। ठीक है, और आपको कहता है परसेंटेज ऑफ पार्टिकल रिटेन्ड ऑन 0.075 mm सीव, वो है आपका 92%। तो आपको बोला गया है इस मिट्टी की लिक्विड लिमिट है 40% और प्लास्टिक लिमिट है इस मिट्टी की 20%। आपको इस मिट्टी को क्लासिफाई करना। एक क्वेश्चन है, कंसेप्ट को समझकर चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि पार्टिकल ऑफ परसेंटेज पार्टिकल रिटेन्ड ऑन 4.75 mm अगर ग्रेटर देन 50% है तो आप कहोगे वो मिट्टी आपकी कैसी है? ग्रेवल मिट्टी है। अगर आपका परसेंटेज रिटेन्ड ऑन 0.075 mm, ठीक है, वो आपका 50% से ज्यादा आ रहा है, एंड इन बिटवीन 4.75 एंड 75 माइक्रोन्स, यानी इन दोनों सीन के साइज के बीच में है, तो वो कैसा है? वो आपका हमेशा सैंड रहेगा। अगर आपका परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन्स आ जाए, 50% से ज्यादा, तो आप कहते हो वो आपका क्ले हो सकता है या फिर सिल्ट हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला कि पार्टिकल रिटेन कितना कर रहा है? 14%, यानी बाकी का पार्टिकल पास कर गया, और मैक्सिमम पार्टिकल इस पर रिटेन कर रहा है, यानी 75 माइक्रोन से बड़ा है 50% से ज्यादा पार्टिकल, और 4 पॉइंट से छोटा है। तो पार्टिकल जो है वो 4.75 और 75 माइक्रोन्स के बीच में लाई कर रहा है, और वो पार्टिकल आपका कौन सा होता है? सैंड। मैंने बताया, क्वेश्चन को पढ़ते हैं जल्दी से ना, इन दोनों सेंटेंस को पढ़ो। 50% पार्टिकल इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो वो सैंड बन गया। अभी बात करते हैं इसको, लिक्विड लिमिट कितनी है? 40। तो मैं कहूंगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना? 40 माइनस 20 दैट इज 20। अभी बात करते हैं, अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए लाइन निकालते हैं तो जाहिर सी बात है 0.73 ऑफ 20 आएगा, यानी इट इज लेस देन द प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल के प्लास्टिसिटी से कम आ रहा है।
अब आपको पता है आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल जो है वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए लाइन से छोटा आ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्यारे दोस्तों, बड़ा आ रहा है ना, ये 20 आ रहा है, ये आईपी बड़ा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है भैया, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे कि यहाँ पर मेरी क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर मेरी क्ले प्रेजेंट है। तो लिख सकते हैं जल्दी से हम आंसर। चलो क्या हुआ? क्ले हुआ। कौन सा क्ले हुआ? मैं यहाँ पर कहूंगा सैंडी क्ले हुआ ना आपका, तो मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पर? सैंडी क्ले आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अभी क्या बनने वाला है? सैंडी क्ले, या फिर इसको आप मेजर की कैटेगरी में रखते हो अगर, तो मैं यहाँ पर कहूंगा क्लेई सैंड। तो क्या बना यहाँ पर? क्लेई सैंड। सैंडी क्ले कुछ नहीं होता, याद रखना, सैंडी क्ले कुछ नहीं होता, क्लेई सैंड होता है। तो एससी इसकी कैटेगरी बन गई। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके जनरली बनते हैं, क्लियर करना है। ठीक है, चलिए अभी अगले कंसेप्ट की तरफ आते हैं, दैट इज नोन टू बी एज द। हमारी फर्स्ट यूनिट खत्म हो गई। पहली बात तो बधाई हो आप लोगों को छोटी अनाउंसमेंट दे देता हूँ। शाम को 7 बजे आपको मेरे साथ बनना है। अनअकैडमी की ऐप पर मेरी स्पेशल क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों को पूरी की पूरी यूनिट 1 जितना अभी तक पढ़ाया है उसके क्वेश्चंस करवा दूंगा। कंसेप्ट क्लियरेशन के लिए आईईएस और एसएससी जेई के क्वेश्चन रहेंगे, 1-2 क्वेश्चन गेट के भी ले आऊंगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। दिस इज माय यूनिट नंबर 2, दैट इज द सॉइल हाइड्रोलिक्स। चीजों को समझना, ये तो मैं अच्छे से कल से ही पढ़ाऊंगा। अभी तक आपने क्या पढ़ा? लेडीज एंड जेंटलमैन, यू हैव स्टडीड अबाउट द मैकेनिक्स ऑफ द सॉइल, कि आपने सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, हाँ, और सॉइल पर खुद का वजन और कितना उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगता है क्लासिफिकेशन में, वो भी पढ़ लिया। लेकिन अभी हम लोग सॉइल पर लगने वाले पानी के कारण जो फोर्स लगता है उसको पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त रोहित यादव ने किया था कि लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला नहीं बताया था, छोटा सा बता देता हूँ। क्वेश्चन शाम को 7 बजे करा दूं। लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन में लेडीज एंड जेंटलमैन आईपी। फॉर्मूला होता है, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। ठीक है, चलो अभी फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। सॉइल हाइड्रोलिक्स का मतलब क्या है? वी हैव टू स्टडी अबाउट द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। अब वाटर प्रेजेंट इन सॉइल का मतलब है वाटर के कारण आपके स्ट्रेस भी लगते हैं, वाटर किस मिट्टी से कितना मूव कर सकता है वो भी पढ़ना है, वाटर क्या क्या कॉज कर सकता है पानी के अंदर वो भी पढ़ना है, कैसे कैसे पानी की वजह से वाटर में सॉइल में फेलियर हो सकता है वो भी पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे दोस्त, और किस किस टाइप के वाटर होते हैं वो भी पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस यूनिट को जब आप शुरू करोगे ना, तो मैंने आप लोगों को 2 टर्म बताई थी। एक होती है आपकी वॉइड रेशियो और एक होती है आपकी पोरोसिटी। ठीक है, अभी वॉइड रेशियो और पोरोसिटी क्या है? वॉइड रेशियो और पोरोसिटी को आप लोग क्लियर करो ना, तो ज्यादा फर्क नहीं था। ये भी वॉइड्स के बारे में बताता है, ये भी वॉइड्स के बारे में बताता है। मैं प्रैक्टिकली एक चीज बताना चाहता हूं जो सिर्फ एक्सपीरियंस बेस पे पता लगी, दुनिया की किसी किताब में ये चीज नहीं लिखी हुई है। क्या है कि अगर पोरोसिटी की मैं बात करता हूं, यहां से दुर्गेश भाटी आपका डाउट क्लियर करता हूं, वेट करो। पोरोसिटी की मैं बात करता हूं तो पोरोसिटी क्या है? दिस इज ओनली एंड ओनली अलाउइंग द पैसेज ऑफ वाटर। अगर आपके मिट्टी के अंदर पानी पास कर रहा है, मेरे शब्द पर गौर फरमाना, तो वो मिट्टी पोरस कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। मैंने कहा क्ले के अंदर वॉइड रेशियो बहुत ज्यादा होती है, मैंने बताया था, लेकिन आपकी पोरोसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी क्ले के अंदर से पानी पास नहीं होता। जिस मिट्टी के अंदर से पानी पास हो जाए उसको कहते हैं पोरोसिटी, और समझने का एकमात्र यही तरीका, पोरोसिटी से एक शब्द निकलता है, उसको कहते हैं पोरस। पोरस का मतलब वो होता है जिसमें छेद ज्यादा होते हैं। तो ये चीज क्लियर करना कि पोरोसिटी क्या है। पोरोसिटी वो जो पानी को पास करने के लिए अलाउ कर दे। यहां से मैं अपने चैप्टर को शुरू करना चाहता हूं। एक छोटा सा प्रैक्टिकल हिंट दिया है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। एक बार दुर्गेश भाटी का डाउट क्लियर कर देता हूं, क्या पूछना चाहते थे ये? जब इफेक्टिव स्ट्रेस निकालते हैं तो वाटर को स्टैटिक कंडीशन में कंसीडर करते हैं, डायनामिक भी कंसीडर करके चलते हैं। स्टैटिक
जब इफेक्टिव स्ट्रेस निकालते हैं तो स्टैटिक कंडीशन में करते हैं, क्योंकि एक टाइम पर एक वैल्यू ही निकाल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। डायनामिक कंडीशन। सो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। जो भी कंटेंट मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश करी, जो फैक्ट, जो गुण बातें बताने की कोशिश करी, वो आपके समझ में आ गई होगी। इसी तरह के कंटेंट को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सिविल इंजीनियर बनने के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो करिए, निखिल गोयल सर्च करिए और मेरे प्लस कोर्स से जुड़ सकते हैं। या आपका कोई दोस्त है वो भी जुड़ना चाहता है तो वो भी जुड़ सकता है अनअकैडमी पर। किसी भी कोर्स में ये कोड अप्लाई करो, एनजी लाइव। इस कोड को अप्लाई करने से मेरे प्यारे बच्चे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा ओवरऑल कॉस्ट पर। और मैंने आपको क्या कहा था, मुस्कुराइएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिए। क्यों? क्योंकि चेहरे अच्छे लगते हैं। न जाने दिल से आवाज निकलती है तेरे चेहरे से, नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें। भाई साहब जबरदस्त लाइन है। तो इसी के साथ आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहूंगा मेरे साथ इस सेशन में बनने के लिए। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, संस्कार गेन करते रहो और देश के लिए कुछ करना है, इसी फील के साथ आगे बढ़ते रहो। चलिए प्यारे दोस्तों, जय हिंद जय भारत। इसी तरह के कंटेंट के लिए आप YouTube को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करना यार, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे और लाइक करे, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है और आगे भी ऐसे ही बनाता रहूंगा, क्योंकि मुझे अपने देश के बच्चों को पढ़ाना है। बाय प्यारे दोस्तों, जय हिंद।